बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये तो। सर इस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है कि रे ऑप्टिक्स का? रे ऑप्टिक्स का ऑब्वियसली। पर सर एवरेज कितना क्वेश्चन आता है रे ऑप्टिक्स से? देखो यार, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट मतलब देखो, रे ऑप्टिक्स कौन से एग्जाम के लिए बात कर रहे हो आप? पहले जेई मेन के लिए ना। हाँ हाँ। रे ऑप्टिक्स का वेटेज ज़्यादा ही है। हर साल एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है, ड्रिफ्ट इससे भी आ जाता है एक दो क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। लेकिन रे ऑप्टिक्स से ऑन एन एवरेज ज़्यादा आएगा। अगर रे ऑप्टिक्स से 1.5 आएगा तो इससे 1 आएगा, या एक से भी कम आएगा इससे। ठीक है। ठीक है सर। तो इक्विलिब्रियम पे जो ड्रिफ्ट करंट है और जो डिफ्यूजन करंट है दोनों बराबर है। कोई दिक्कत? हम्म। नो सर। दो तरीके के करंट हैं, कौन कौन से देख पाओ, वापस से शुरुआत से सुन लो फिर से। क्या हुआ जब हमने पी टाइप और एन टाइप को एक साथ चिपकाया, जोड़ा, जंक्शन बनाया, तो क्या हुआ? इधर से होल्स रैंडम मोशन की वजह से उधर जाने लग गए, उधर के इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन की वजह से इधर आने लग गए। तो नेट चार्ज पी साइड से एन साइड की तरफ फ्लो किया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एन से पी आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज पी से एन जा रहा था। होल के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। ये रैंडम मोशन की वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। इसलिए इस तरीके से जो चार्ज का फ्लो इस्टेब्लिश हो रहा है, इसको हम कह रहे हैं डिफ्यूजन करंट। इसका डायरेक्शन किधर से किधर है? पी साइड से एन साइड तक। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी भी पी साइड, इनिशियली पी साइड के पास कोई चार्ज नहीं था, इवन दो इसके पास होल ज़्यादा है, नेट चार्ज जीरो है। और एन साइड के पास इवन दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, फिर भी उसके पास नेट चार्ज जीरो है। ओके। पर ड्यू टू दिस डिफ्यूजन जब होल यहाँ से यहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए, तो इधर कुछ नेगेटिव चार्ज स्टेब्लिश हो गया और इधर पॉजिटिव चार्ज स्टेब्लिश हो गया। ध्यान देने वाली बात है, पी साइड पे नेगेटिव चार्ज है, एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके। हम्म। समझ में आई बात? तो यस सर। क्या हुआ जब दोनों को चिपकाया, तो ऑटोमेटिक डिफ्यूजन की वजह से एक करंट एस्टेब्लिश हुआ, डिफ्यूजन करंट फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। उस डिफ्यूजन करंट की वजह से पी साइड पे हो गया नेगेटिव चार्ज, एन साइड पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए उस वो जो पतला सा रीजन बना जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, उसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस आया। क्या आया? पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिफ्यूजन करंट के को अपोज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान दीजिए, डिफ्यूजन करंट पी से एन साइड में था, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट साइड में आ रहा है। इसलिए क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से डिफ्यूजन करंट धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, ये ध्यान देना है। ओके। पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है, कहना चाहिए पोटेंशियल बैरियर आ रहा है, वो डिफ्यूजन करंट को इधर से उधर जाने से रोक रहा है ना भाई, तो इसको क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। तो ये जो बैरियर पोटेंशियल आया है, ये डिफ्यूजन करंट को रोक रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। एट द सेम टाइम ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी इस रीजन में कोई नया इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, तो क्या हुआ? उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने होल्स को इधर भेज दिया, इलेक्ट्रॉन को उधर भेज दिया, और एक नेट फ्लो स्टैब्लिश हो गया। किधर से किधर? एन साइड से पी साइड चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज इधर गया, नेगेटिव चार्ज उधर गया, नेट फ्लो एन साइड से पी साइड स्टैब्लिश हो गया करंट का। इस करंट को हमने क्या कहा? ड्रिफ्ट करंट। क्या कहा हमने इस करंट को? ड्रिफ्ट करंट। ये ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसीलिए इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब चार्ज का नेट ट्रांसफर बंद कब हो जाएगा? जब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट इक्वल हो जाएंगे। कोई दिक्कत है? हम्म। यही नो पढ़ा ना अभी सर। तक? चलो, हाँ। अभी और मजेदार बात।
इसको हम लोग डिप्लीशन रीजन क्यों कहते हैं, सोच के देखिए, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल रह ही नहीं सकते। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मतलब बेसिकली चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो चुके हैं उस रीजन में, खत्म हो चुके हैं या बहुत कम हो चुके हैं कहना चाहिए, इसलिए उस रीजन को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। डिप्लीशन मतलब किसका डिप्लीशन, चार्ज कैरियर का डिप्लीशन। ओके, डिप्लीशन रीजन is so called because due to depleted number of चार्ज कैरियर्स, वहाँ कोई चार्ज कैरियर है ही नहीं, बहुत कम हो चुके हैं या नहीं है, इसलिए हम उस रीजन को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ओके बेटा, ओके सर। चलो आगे बढ़ूं। यस सर। अब ध्यान दीजिएगा, आपका जो डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन करंट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बैरियर पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, बैरियर पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। बैरियर पोटेंशियल VB अगर इंक्रीज होगा तो I डिफ्यूजन पे क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज होगा, है ना। डिफ्यूजन करंट, ये क्या लिखा मैंने, करंट क्या होता है, करंट है ये। डिफ्यूजन करंट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, बैरियर पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। बैरियर पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन करंट कम होगा, कोई दिक्कत, बैरियर पोटेंशियल घटेगा तो डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा, कोई आपत्ति किसी को। नो सर। ओके, अगली चीज, ड्रिफ्ट करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ड्रिफ्ट करंट का क्या बैरियर पोटेंशियल से कोई लेना देना है, सोच के देखिए। ड्रिफ्ट करंट कब आया, जब रैंडम इवेंट्स की वजह से, जब डिप्लीशन रीजन में कोई नया इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने दोनों को अलग अलग कर दिया, यही है ना ड्रिफ्ट करंट का कारण। हाँ सर। तो ड्रिफ्ट करंट के होने का कारण क्या है, रैंडम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ड्रिफ्ट करंट क्यों आ रहा है, ड्यू टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन डिप्लीशन रीजन, राइट। डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर के जनरेशन की वजह से ड्रिफ्ट करंट आ रहा है। इसलिए ड्रिफ्ट करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, ध्यान दीजिएगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, है या ना। यस और नो। सर एक्सटर्नल फैक्टर पे ना डिपेंड कर रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर पे तो है ही है, मतलब हम एक्सटर्नल फैक्टर को कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब टेम्परेचर वगैरह हम लोग कांस्टेंट मेंटेन करके चलेंगे। तो उस केस में किस पे डिपेंड करेगा, ये डिप्लीशन रीजन के विड्थ पे डिपेंड करेगा। ओके, हम सर्किट पढ़ने वाले बेटा इस चैप्टर में। ओके, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को कैसे वेरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाले। हम क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में, सर्किट। तो जब हम सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हुए बात करेंगे। ओके, कोई दिक्कत। नो सर। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तो रैंडम इवेंट की वजह से ड्रिफ्ट करंट, सॉरी, डिप्लीशन रीजन के अंदर एक नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेट होने का की प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, कि डिप्लीशन रीजन कितना बड़ा है ना। समझ में आई बात, क्योंकि रैंडम इवेंट होना है तो डिप्लीशन रीजन अगर बड़ा होगा तो ड्रिफ्ट करंट बड़ा होगा। ओके, कोई दिक्कत। नो सर। कॉपी कर लो। This does not depend much on barrier potential. Not much dependence on
बैरियर पोटेंशियल। हो गया? हो गया सर। अब देखो क्या होगा। ड्रिफ्ट करंट हो गया, डिफ्यूजन करंट हो गया, है ना? हम्म। तो सर डिप्लीशन रीजन किसका विड्थ किस पे डिपेंड करता है? ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, जो विड्थ होगी बी, दैट विल बी बेसिकली बैरियर पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? राइट? होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अब समझो अगली बात। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज विथ डोपिंग कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि बेटा समझो, डिप्लीशन रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन या कोई होल नहीं है ना? है ना? थोड़ा एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट बताते जाना। डिप्लीशन रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन या होल नहीं है। मतलब ये हुआ बेटा कि हमने जब डिप्लीशन रीजन में एन साइड पे सोचो या पी साइड पे सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी साइड में डिप्लीशन रीजन में जितने भी होल्स क्रिएट हुए थे डोपिंग की वजह से, ध्यान दीजिएगा, वो होल्स हटा दिए गए हैं, है ना? वो होल्स हटा दिए गए हैं, होल्स को रिमूव कर दिया गया। और होल्स का जो चार्ज था वो बेसिकली न्यूक्लियस के चार्ज को बैलेंस कर रहा था। यस और नो? है ना? यस सर। मतलब न्यूक्लियस का जो यहाँ पे जो टोटल चार्ज न्यूक्लियस का है वो चार्ज बच गया। यस और नो? क्योंकि यहाँ से हमने पॉजिटिवली चार्ज होल्स ने हटा दिए जो न्यूक्लियस के चार्ज को बैलेंस कर रहे थे। मतलब जो न्यूक्लियस का जो लैक ऑफ चार्ज था कहना चाहिए, 4 की जगह जो 3 था ना, सॉरी, हाँ 4 की जगह जो 5 था ना, एक्स्ट्रा था ना। होल के केस में क्या था? 4 की जगह 3 सर था। होल के लिए कम था। हाँ होल के लिए कम था, 4 की जगह 3 था। एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया था, वहां पर जो एक पॉजिटिव चार्ज लैक कर रहा था उसको बैलेंस करने के लिए, राइट? तो अब वो एक चार्ज लैकिंग रह गया कि नहीं रह गया अगर सारे के सारे होल को हटा दिया हमने तो? क्योंकि डिप्लीशन रीजन में रहता ही नहीं है होल्स और इलेक्ट्रॉन, है ना? तो जितना ज्यादा डोपिंग कंसंट्रेशन होगा, डोपिंग कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कंसंट्रेशन। यस और नो? सही, चार्ज लैक वाला फिर से बोले ना। चलो मेरे ख्याल से एन टाइप में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एन टाइप को देखो। एन टाइप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस कौन कर रहा है? वो जो डोप्ड एटम्स थे, वो जो डोप्ड एटम्स थे, ध्यान है? जो हाँ हमारे पास हाँ सर। इम्प्योरिटी थी,
उन सबके पास एक +1 चार्ज था, तो नेट चार्ज कितना हो गया था? 0, है ना? बोलो। यस सर। अब हमने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया। समझ में आई बात? यस सर। तो सिर्फ प्लस चार्ज बच गए ना, सारे जो डोपिंग कंसेंट्रेशन वाले जो एटम्स थे उसके बचे कि नहीं बचे? तो इसलिए क्या हुआ, जब हम लोगों ने डोपिंग सॉरी जब हम लोगों ने हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वहां पे जो चार्ज का कंसंट्रेशन है, या चार्ज की डेंसिटी कहना चाहिए, चार्ज डेंसिटी जो है वो सीधे सीधे डोपिंग कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, हाँ या ना? इसलिए चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा कि नहीं? हम्म बोलो। यस सर। देयरफॉर इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ डोपिंग को आप इंक्रीज करते हो, अगर डोपिंग कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा और विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? बोलिए। होगा सर। अगर नहीं समझ में आया तो इसको याद करो, क्योंकि इसका रीजन तो आपकी बुक्स वगैरह में लिखा हुआ भी नहीं, मैं कम से कम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्या ध्यान रखना है कि भैया डोपिंग बढ़ाओगे, जो मैं इतनी देर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतना है, डोपिंग बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा बट विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन घट जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कॉपी कर लो। ये मत लिखना, डोपिंग कंसंट्रेशन जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी है, या कहना चाहिए चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन है। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो क्या लिख सकते हो, चार्ज ऑन impurity atoms nucleus या impurity nuclei remain after electrons and holes are removed from डिप्लीशन रीजन। होगा कि नहीं होगा? अब समझ में आया? अब समझ में आ रहा है? इस सेंटेंस से कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान देने वाली बात है कि जो इम्प्योरिटी वाले जो न्यूक्लियस थे उसके चार्ज को बैलेंस कौन कर रहा था? उन्हीं के द्वारा जनरेट किए गए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा होल्स। अब आपने उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को हटा दिया तो बचा क्या? बचा न्यूक्लियस क्या? के चार्ज। जो न्यूक्लियस वाला चार्ज था, मतलब जितना डोपिंग कंसंट्रेशन था उसी के प्रोपोर्शनल चार्ज डेंसिटी बची कि नहीं बची? तो हाँ इसलिए सर। इसलिए उसी के प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, इसलिए उसी के प्रोपोर्शनल, इसलिए आपका जो जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा पर विड्थ डिक्रीज हो जाएगा। इतना समझ लो कि बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। ओके, क्यों? समझ लो बात को। बी अगर डिक्रीज होगा, ये साइड में लिख दे रहा हूँ, आपको लिखने की इच्छा हो, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा तो लिखना, नहीं तो मत लिखना। बी डिक्रीज हुआ मतलब क्या हुआ? आई ड्रिफ्ट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ कि नहीं? है ना? बोलना भाई। बी अगर डिक्रीज होगा, विड्थ कम हो जाएगा, तो कम एरिया में जो इलेक्ट्रॉन होल बनेंगे उसी से ना ड्रिफ्ट करंट आएगा भाई। हाँ सर। हाँ सर। अभी तो लिखाया था ना ये चीज कि ड्रिफ्ट करंट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। ठीक है ना? हाँ सर।
ओके, बी डिक्रीज हुआ मतलब ड्रिफ्ट करंट डिक्रीज हुआ, मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन करंट को भी डिक्रीज होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए। हाँ सर। इसका मतलब डिफ्यूजन करंट को कम करने के लिए, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो डिफ्यूजन करंट तो ज़्यादा होना चाहिए था, कम कैसे हो गया? कम इसलिए हो गया क्योंकि आपका जो बैरियर पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करना पड़ा। ओके, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। लेकिन वी भी उतना नहीं बढ़ेगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इसलिए अल्टीमेटली विड्थ डिक्रीज ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, विड्थ डिक्रीज होगा, ड्रिफ्ट करंट भी डिक्रीज होगा, डिफ्यूजन करंट भी डिक्रीज होगा अगर आप डोपिंग को इंक्रीज कर देते हो तो। ओके, अभी क्या बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछना चाहे तो इनसे पूछ सकता है, बाकी ये तो याद, ये लिखा हुआ डायरेक्टली, इसको याद कर लो भले ही। ठीक है, डोपिंग बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, विड्थ घट जाएगा, खत्म। क्यों हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब लिखा हुआ नहीं बुक्स वगैरह में, मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ो आगे। यस सर। तो हमारा विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इस तरीके से काम करता है, मतलब सॉरी, हमारा जो सेमीकंडक्टर है उसमें इस तरीके से ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट आते हैं। सर इन सबसे फ़ायदा क्या है, हम करना क्या चाहते हैं मुझे ये बताओ, हमें सर्किट बनाना है ना, बताओ उसका यूज़ कहाँ करने वाले हैं हम लोग। तो आ जाते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, बायसिंग का मतलब क्या है सर, बायसिंग क्या होता है, बायसिंग पहली बार बोल रहे हैं, सुन रहा हूँ। बायसिंग का मतलब होता है बेटा कनेक्टिंग अ बैटरी। ठीक है, बायसिंग का मतलब क्या होता है, बैटरी कनेक्ट करना उसके अक्रॉस। तो मेरे पास ये पीएन जंक्शन है एक, ये पी है, इधर एन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ नॉर्मल कंडक्टर से कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट तरीके के एंड्स हैं, हम बैटरी को दो तरीके से लगा सकते हैं, है ना। एक है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, आप कैसे कनेक्ट करोगे अपनी बैटरी को, आप ये जो पी साइड है ध्यान दीजिएगा, पी साइड पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, बोलो। नेगेटिव। और एन साइड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। फॉरवर्ड बायस के केस में आप क्या करोगे, फॉरवर्ड बायस के केस में आप पी को कनेक्ट करोगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को कनेक्ट करोगे आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए क्या होगा, आपने बेसिकली पी का पोटेंशियल बढ़ा दिया है ना, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, और इनका पोटेंशियल घटा दिया बेसिकली। मतलब ये था कि अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा था कि सर पहले तो कोई खास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, 0 0 0 0 था, लेकिन जैसे डिप्लीशन रीजन शुरू हुआ सडनली पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने लगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी की तरफ है और एन साइड का जो पोटेंशियल है वो पी से ज़्यादा है, हाँ या ना। इसको क्या बोलते हैं, ये कब है, बिफोर बायसिंग, ये कब है, बिफोर बायस, है ना। ये क्या था, वीबी, है ना, बोलो समझ में आ रहा है। हाँ सर। लेकिन जब बैटरी लगा दी तो आपने क्या किया, पी का पोटेंशियल बढ़ा दिया, एन का पोटेंशियल घटा दिया, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे वैरी करेगा, वो वैरी करेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से आएगा
ये हो गया VB नया आफ्टर बायसिंग। समझ में आई बात? यस सर। तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या हुआ, समझिए बात को। फॉरवर्ड बायस के केस में आपने बोला कि सर मेरा जो बैरियर पोटेंशियल है वो बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। किसी को दिक्कत? है ना? बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, इसका मतलब डिफ्यूजन करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा, और बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, है ना? एट द सेम टाइम सोचिए, बैरियर पोटेंशियल हो गया डिक्रीज, इसका मतलब विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज इक्वल टू बैरियर पोटेंशियल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया? ये भी हो गया डिक्रीज। इसका मतलब आई ड्रिफ्ट क्या हो गया बताइए? ये हो गया डिक्रीज। समझ में आई बात? यस Yes. सर। बैरियर पोटेंशियल अगर घटेगा तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहने वाला है, क्योंकि हमारा चार्ज कंसंट्रेशन तो वही है। चार्ज कंसंट्रेशन तो डोपिंग ने डिसाइड कर रखा है ना? तो बैरियर पोटेंशियल घटा तो विड्थ घट गया, विड्थ घट गया तो ड्रिफ्ट करंट घट गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बता दो। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो हमने क्या देखा? हमारा डिफ्यूजन करंट जो P साइड से N साइड की तरफ था, वो डिफ्यूजन करंट बढ़ गया और ड्रिफ्ट करंट घट गया, है ना? तो नेट करंट आ गया बैटरी की डायरेक्शन में ही, जिस डायरेक्शन में बैटरी लगाई थी उसी डायरेक्शन में, उसी के सपोर्ट में करंट आ चुका है। हाँ या ना? समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? एक चीज नोट डाल के लिख लीजिएगा, द इफेक्ट ऑन डिफ्यूजन करंट is much more than drift current। ठीक है? डिफ्यूजन करंट पे जो इफेक्ट होता है ना, वो ड्रिफ्ट करंट के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? इस बैरियर पोटेंशियल का और विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन का। मतलब यहाँ पे डिफ्यूजन करंट समझ लो कि 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो बैरियर पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल बोल रहा हूँ, जो ड्रिफ्ट करंट है वो 10% से डिक्रीज होगा। समझ में आया? ड्रिफ्ट करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन उतना ज़्यादा चेंज भी नहीं होती। लेकिन बैरियर पोटेंशियल से के जरा सा चेंज होने से डिफ्यूजन करंट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ओके बेटा? सर हो गया कॉपी। हो गया? आगे बढ़ू? यस सर। अब देखो, अब आता है रिवर्स बायस पे। रिवर्स बायस में क्या करेंगे? ऑब्वियसली उल्टा काम करेंगे सर, जो फॉरवर्ड बायस में किया उसका। मतलब हमारे P साइड से हम लोग कनेक्ट कर देंगे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और N साइड से कनेक्ट कर देंगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? ये आपका P साइड है, ये आपका N साइड है। ऑब्वियसली बीच में क्या होगा? डिप्लीशन रीजन होगा, है ना?
तो रिवर्स बायस में क्या होने वाला है समझिए, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, है ना, हाँ सर। बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या होगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होने से क्या होगा, आई डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा, और विड्थ ड्रिफ्ट करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और नेट करंट किधर से किधर जाएगा, क्या हुआ, यहां पर डिफ्यूजन करंट कम हो गया और ड्रिफ्ट करंट बढ़ गया, राइट। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। तो सर क्या हुआ, मतलब जिधर बैटरी लगा रहे हो उधर ही तो करंट जा रहा है, तो ऑब्वियसली बैटरी जिधर लगाओगे उसी डायरेक्शन में करंट जाएगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन थोड़ा ना जाएगा। तो वो ठीक है, पर हमने नया क्या अचीव किया, सवाल ये आ रहा होगा दिमाग में, सर हम इतनी देर से पता नहीं क्या ऊट पटांग पढ़े जा रहे हैं, हमने नया अचीव क्या किया है। तो बेटा बता देता हूँ, जादू हो चुका है, जादू, जादू हो चुका है, ठीक है। सर क्या जादू हुआ? सुनो, मैंने आपको एक लाइन बड़े हल्के में बताई कि डिफ्यूजन करंट पे इफेक्ट ज़्यादा होता है और ड्रिफ्ट करंट पे इफेक्ट कम होता है ना, ठीक है ना बेटा। हाँ तो अब देखते हैं विदाउट बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। यहां बताऊंगा आई डिफ्यूजन एंड आई ड्रिफ्ट। मैं कह रहा हूं कि डिफ्यूजन करंट पे जो इफेक्ट आता है ना, वो समझ लो कि तुरंत 10 के फैक्टर से चेंज आ जाता है, 10 टाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज कर जाता है डिफ्यूजन करंट। और जो ड्रिफ्ट करंट है वो 10% से इंक्रीज या डिक्रीज करता है, ड्रिफ्ट करंट को कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मोस्टली एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, राइट। बोला था ना मैंने ये, और हाँ एक्सटर्नल सर। फैक्टर्स क्या कांस्टेंट है। तो विदाउट बायसिंग मैं ऐसे नंबर रैंडम नंबर बोल रहा हूं, मान लीजिए ये 100 था, ये भी 100 था, तभी तो नेट करंट 0 होगा, है ना। पर क्या हुआ फॉरवर्ड बायस में, डिफ्यूजन करंट 10 टाइम्स हो गया, 1000 हो गया, और ड्रिफ्ट करंट 10% से डिक्रीज हुआ, 90 हो गया। नेट करंट कितना आया, 910 आया कि नहीं आया। हाँ सर। रिवर्स बायसिंग में क्या हुआ, डिफ्यूजन करंट 1/10 हो गया और ये 10% से इंक्रीज हुआ, तो नेट करंट कितना आया, सिर्फ 100 आया, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ और ये बेटा मैं बहुत कम फैक्टर बता रहा हूँ, एक्चुअल में ये इस पे इफेक्ट आएगा सीधे 1000 टाइम्स टाइप का, या और बड़ा भी आ सकता है, और इस पे वही 10% का। समझ में आई बात, समझ में आया कि नहीं। काम करो 1000 कर लेते हैं, तो और 1000 टाइम्स फर्क पड़ता है, लेट से उसका बारे में बात करते हैं। ये 1000 टाइम्स इंक्रीज कर गया तो कितना हो गया, 10⁻6, और ये 10% से डिक्रीज हो गया, चलो 900 हो गया। तो 10⁻6 में से 900 हटा भी दूंगा तो क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻6 ही रहेगा ना। 10 लाख में से 900 रुपये घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 लाख ही बचेंगे, राइट, है हाँ ना। सर। अबे 10 लाख की कार खरीदने जाओगे, बोलेगा सर हाँ ठीक है सर आपको 900 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ, चप्पल मारोगे कि नहीं मारोगे, हैं। हाँ सर। समझ में आई बात, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻6 ही है, राइट। लेकिन इधर क्या फर्क पड़ा, अब देखो 1/1000 नहीं होगा, 1 बाय में उसका इफेक्ट भी कम हो जाता है, ये 1/100 ही होगा, ठीक है। ये 10 बच गया और इस पर ये 10% से बढ़ गया, तो चलो भैया इसको 1100 बोल देते हैं। तो यहाँ कितने का डिफरेंस आया, 1000 का ही है ना करीब करीब, है ना। तो इधर 1000 टाइम ज्यादा करंट आया कि नहीं आया। मतलब क्या हुआ सर, मतलब एक तरफ से कंडक्टर और एक तरफ से ऑलमोस्ट इंसुलेटर है, हाँ। समझ में आई बात, जादू हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर हुआ। एक तरफ से बहुत बढ़िया कंडक्टर है और दूसरी तरफ से बहुत ही घटिया कंडक्टर है ना। हाँ सर। यही पहुंचने के लिए तो इतनी कहानी सुनानी पड़ी, ठीक है।
समझ में आया कुछ? कॉपी कर लें। सर हो गया कॉपी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। रुकिए सर। हो गया सर। हो गया। चलो फिर आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का आईवी, अच्छा आईवी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इनके इसके ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक, इसका ग्राफ कैसा होगा। ओके, समझ में आई बात? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट कैसे डिपेंड करने वाला है, ये हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन के लिए। तो ग्राफ ऑब्वियसली कैसा बनेगा? इधर करंट है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस है। ये आपका फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। ये मैंने लिखा है वोल्ट्स में। किसमें लिखा है? वोल्ट्स में। इधर ये मैं करंट ड्रॉ कर रहा हूँ इधर मिली एम्पियर में। किसमें ड्रॉ किया मैंने? मिली एम्पियर में करंट ड्रॉ किया है। मैंने इसका ग्राफ बनाया तो ग्राफ लुक्ड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, समझ में आई बात? क्या है, थोड़े नंबर लिख देता हूँ तब तो कुछ सेंस मेक करेगा। ये आपका 1 वोल्ट है, ये आपका 2 वोल्ट है, ये आपका 3 वोल्ट है। इधर मिली एम्पियर में ध्यान दीजिएगा, इधर ये 10 मिली एम्पियर, ये 20 मिली एम्पियर, ये 30 मिली एम्पियर, 40, 50, 60, मतलब ऑर्डर ध्यान रखना है मतलब, ठीक है ना। ये 60-70 मिली एम्पियर के आसपास पहुंच चुका है 3 वोल्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलते हैं क्या? कट इन वोल्टेज। क्या कहते हैं इसको? कट इन वोल्टेज। क्या कहते हैं? कट इन वोल्टेज। फॉर सिलिकॉन डायोड्स कट इन वोल्टेज कितना होगा? 0.7 वोल्ट। मतलब 0.7 वोल्ट के पहले करंट निग्लिजिबल होगा, उसके बाद राइज करना शुरू करेगा। ओके बेटा, क्योंकि यहाँ पे एक घुटने का जैसा मोड़ बन रहा है ना, जैसे अपना घुटना मुड़ता है उस तरीके का एक बेंड बना हुआ है ना, हाँ है ना। हाँ इसलिए सर। इसको हम लोग नी पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नी पॉइंट भी कहते हैं कट इन वोल्टेज को। ओके, कोई दिक्कत? हम्म, कोई दिक्कत है?
यहाँ नो तक कॉपी करो, रिवर्स वाला बनाता हूँ थोड़ी देर में। अगर मैं रिवर्स बायस के बारे में बात करूं तो उसमें क्या होता है, मैं यहाँ पे मैं करंट ड्रॉ कर रहा हूँ, पर वो करंट मैंने बनाया है माइक्रो एम्पेयर में। किसमें बनाया है? माइक्रो एम्पेयर में। इतना फर्क है, ठीक है। उधर मिली एम्पेयर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो माइक्रो एम्पेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। उसमें भी यहाँ पर 0.5 1, समझ गए बात को, 1.5 इस तरीके का ड्रॉ किया। कोई दिक्कत? नो सर। तो जब मैंने ग्राफ देखा तो ग्राफ कैसा आया? The graph came out to be something like this. वन, टू, थ्री, और यहाँ कहीं जाके 3 के आसपास, 3 के बाद जाके, वो डिपेंड करता है बेटा कितने डूपिंग है, कितना क्या है ना। ये ग्राफ सडनली हो गया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ये जो सडनली चेंज हुआ ना, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन। क्या कहते हैं इसको? ब्रेक डाउन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? और ये मैंने जो नंबर्स बताए हैं किसके लिए? सिलिकॉन डायोड के लिए नंबर्स। ओके सर डायोड मतलब? ओके, सॉरी। ये ऐसा डिवाइस जो एक तरफ रेजिस्टेंस कम देता है और दूसरी तरफ से रेजिस्टेंस ज्यादा देता है, उसको डायोड कहते हैं। डायोड क्या होता है? डायोड का सबसे पहले सिंबल होता है ये, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। ये हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब उधर करंट जाने को ये फेवर करता है, अपोजिट डायरेक्शन को फेवर नहीं करता। डायोड क्या होता है? स्मॉल रेजिस्टेंस इन वन डायरेक्शन एंड लार्ज रेजिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, एक डायरेक्शन में करंट बहुत कम है, दूसरी सॉरी, एक डायरेक्शन में रेजिस्टेंस बहुत कम है, दूसरी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उसको क्या बोलते हैं? डायोड कहते हैं। उसका सिंबल ये रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो सर ये आपका P है और ये आपका N है, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। इसके बाद एक और टर्म आती है जिसका नाम है डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? डायनामिक रेजिस्टेंस। क्योंकि देखो रेजिस्टेंस तो यहाँ पे ओम्स लॉ तो लग नहीं रहा, तो रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करें? तो हमने बोला नहीं, रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, डायनामिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो भैया, ये क्या है? डेल्टा वी, ऊपर का ये कितना हो गया? डेल्टा आई, है ना। तो डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है? आर डी इज इक्वल टू बेसिकली डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, या फिर कहना चाहिए डी वी बाय डी आई, हाँ या ना। जनरली इसको डेल्टा वी बाय डेल्टा आई से ही हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं पूरे चैप्टर में, इसलिए ऐसे ही लिखो। तो कुछ समझ में आया चैप्टर अभी तक? समझ में आया कि नहीं? बेसिकली ये ग्राफ कैसे बना, ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इस डायोड के यूजेस देखने वाले हैं, ठीक है।
अब बहुत सारे यूजेस होते हैं डायोड के। एक यूज इस ब्रेकडाउन का भी होता है। ब्रेकडाउन कैसे हुआ इसके बारे में अभी तक बात नहीं करी, बाद में बात करेंगे, चिंता ना करो, वो बाद में ही होता है, मतलब क्योंकि अभी ये भी बताने लग जाएंगे तो कंफ्यूज होगे, राइट। सो ये ब्रेकडाउन क्यों हो गया इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट अदरवाइज अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? बोलिए। कि हमने जो भी सीखा अभी तक सिर्फ ये ग्राफ बनाने के लिए सीखा कि आखिरकार ये वाला ग्राफ आया कैसे, आया ना? हाँ सर। तो मैं सीधे ये ग्राफ बना के भी कुछ क्वेश्चन तो करा ही सकता था, बट ये ग्राफ आया कैसे इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके बिना आगे का इसका यूज़ कैसे होगा ना वो भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसको यूज़ भी एग्जैक्टली यही ग्राफ थोड़ा ना यूज़ करने वाले हम लोग कई बार इसको मैनिपुलेट करेंगे इस ग्राफ को भी या इसके बिहेवियर को भी अपने हिसाब से। तो जो मैंने आज पढ़ाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको ठीक से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सर हाँ बेटा। वो क्वेश्चन बता दीजिए ना। एक सेकेंड। हाँ, तो आपने पूछा है ये सवाल, वो कॉपी हो गया ना पिछला वाला? हाँ सर। ने पूछा है अ बीम ऑफ लाइट इज कन्वर्जिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ पॉइंट ए, इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ मैं, टुवर्ड्स अ पॉइंट, अच्छा, अ प्लेन पैरेलल प्लेट of glass of thickness t, refractive index mu, is introduced in the path of the beam. The convergent point is shifted by, बेटा क्या बताया था, ये ऑब्जेक्ट हुआ ना जहां इंसिडेंट रे मीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। हाँ सर। और इमेज ये स्लैब क्या करता है, उसको शिफ्ट कर देता है पोजीशन उसकी। किस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है सर? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। तो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब अवे शिफ्ट करेगा। कितना शिफ्ट करेगा? तो टी इंटू 1-1/μ से शिफ्ट करेगा। कौन सा गया? ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आया? सर फिर से बता दीजिए ना। बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ग्लास स्लैब इमेज कैसे बनाता है, ध्यान दो। ये ऑब्जेक्ट हुआ तो ग्लास स्लैब इमेज कैसे बनाता है? जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही होगी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है इमेज को। कितने डिस्टेंस से शिफ्ट करता है? टी इंटू 1-1/μ। यहाँ भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, टी इंटू 1-1/μ, खत्म। ठीक है सर। समझ में आई बात? दिमाग ही नहीं लगाना, मैंने बोला था स्लैब में ही गलती करोगे, बाकी हो जाता है, स्लैब में ही गलती होती है। पढ़ाते बोला था ना बार बार ये बात। क्या करना है स्लैब में? कुछ नहीं दिमाग लगाना है। ऑब्जेक्ट इधर है उधर है कहाँ है मतलब नहीं है, लाइट जिधर जा रही है ना उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो। इंसिडेंट रे जिधर जा रही है, स्लैब को जिस डायरेक्शन से पास कर रही है उधर शिफ्ट कर दो। कितना डिस्टेंस से शिफ्ट कर दो? तो टी इंटू 1-1/μ से शिफ्ट कर दो, खत्म। ओके ओके सर। सर रिवर्स बाइसिंग में भी तो करंट बैटरी के तरफ ही ना जा रहा है, हाँ वो तो बोला तो ही था सर मैंने नेगेटिव कैसे हो गया करंट? बेटा, क्योंकि बैटरी का डायरेक्शन को नेगेटिव बोल दिया ना मैंने वहां पे। बैटरी का वी भी तो नेगेटिव कर दिया ना हाँ मैंने, सर, देखो हाँ हाँ वी भी नेगेटिव किया ना, देख हाँ लो। सर। चलो अच्छा, एक ही क्वेश्चन डाउट था कि दोनों डाउट थे? सर दोनों था। तो when a beam of light goes from when a beam of light goes from denser medium to rarer medium, then it is generally observed that magnitude of angle of incidence is half that of angle of refraction. The magnitude of incident angle will be बोला है डेंसर से रेयर में गया इंसिडेंट, अच्छा इधर म्यू डेंसर है इधर म्यू रेयर है,
और उसने म्यू डी बाई म्यू आर को क्या बोल दिया, म्यू बोल दिया, तो मतलब मैं बेसिकली यहाँ म्यू बोल दूँ, यहाँ 1 बोल दूँ, कोई दिक्कत? एक ही बात है ना। हाँ अब बोला है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो आधा है इसके मुकाबले, आर के मुकाबले। ठीक है सर, ये 2i हो गया, ये i हो गया, निकालना क्या, i निकालना ना, हाँ ये i हो गया, तो क्या बोलूँगा सर, म्यू साइन i इज इक्वल टू 1 साइन 2i। दिस मीन्स म्यू साइन i इज इक्वल टू 2 साइन i कॉस i। साइन i मर गया, कॉस i इज इक्वल टू म्यू बाय 2। समझ में आई बात? हाँ सर, क्या हुआ इसमें? सर कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है चलो, ठीक मिलते हैं है, फिर अगली क्लास में। हाँ कुछ बात है, बोलिए। नहीं हो गया सर, थैंक हो यू गया, सर। ठीक है बेटा, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।